नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पिछले 2 वीडियो में मैंने बिहार चुनाव और उसके इम्पैक्ट की बात की थी। जो बात मैं पिछले 2 वीडियो से कह रहा था, वह बात लगभग सच होने के संकेत मिलने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बिहार से जीते एकमात्र विधायक ने कल बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी। बातें क्या रखी वो महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने अपने पीछे जो बैनर लगाया हुआ था, उस बैनर पर एक फोटो लगा था जो बीएसपी के किसी नेता का नहीं था। वो फोटो था एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी का फोटो बीएसपी के बैनर पर होने का मतलब है कि बीएसपी यह संकेत देना चाहती है कि आने वाले समय में वह असद ओवैसी के साथ में गठबंधन कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने लिया है? तो जिस तरह का मायावती का पॉलिटिकल कैरेक्टर है और जिस तरह से वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व का नहीं है, क्योंकि बीएसपी में मायावती की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और यदि किसी व्यक्ति ने बीएसपी के पोस्टर पर असदुद्दीन ओवैसी का फोटो लगा दिया है, तो यह बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। मेरा मानना ऐसा है कि यदि उनकी अनुमति के बिना ऐसा किया गया होता, तो वह विधायक अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता देख चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसका कोई खंडन हुआ है, ना एआईएमआईएम की तरफ से इसका कोई खंडन हुआ है। किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया है कि असद ओवैसी की तस्वीर बीएसपी के बैनर पर क्यों थी। तो ऐसी स्थिति में यह मानना कि यह शीर्ष नेतृत्व का संकेत है, पूर्णतः उचित होगा। अब इसके इम्पैक्ट की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि बीएसपी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा प्रभावी है नहीं। एआईएमआईएम का भी पश्चिम बंगाल में उस तरह का प्रभाव नहीं है। पिछले चुनाव में वो कई सीटों पर चुनाव लड़े थे और लगभग सभी सीटों पर उनकी स्थिति बहुत खराब रही थी। जबकि बिहार में वो इस बार करीब करीब 16-17 सीटों पर इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहे हैं। 5 तो उन्होंने जीत ही ली। 12 सीटें बताई जाती हैं कि वो ऐसी हैं जो ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार गया। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी अगर बीएसपी के साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जहां तक बात बीएसपी की है, तो बीएसपी के पास जो जाटो वोटर है वो अभी तक इंटैक्ट है। जो नॉन जाटो एससी है वो बीएसपी से लगभग लगभग पूरी तरीके से छिटक चुका है। लेकिन यदि ओवैसी मायावती के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में आने की स्थिति में होगा, क्योंकि जो नॉन जाटो एससी है वो मायावती के साथ वापस आ सकता है। आ सकता है नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में आ ही जाएगा। जाटो तो है ही। टोटल एससी उत्तर प्रदेश में 21% से ऊपर है और टोटल जो मुस्लिम है वो लगभग 18 से 20% के बीच में है। आप मोटा मोटा आंकड़ा 19% का ले सकते हैं। तो अगर दोनों का टोटल कर दिया जाए तो वो 40 हो जाता है, यानी कि एससी और मुस्लिम मिला करके 40% हो जाते हैं। और 40% की ताकत के साथ अगर बीएसपी आगे बढ़ती है, तो वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी फोर्स होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क देना चालू करेंगे कि 40% है तो क्या सारा मिलेगा? नहीं, नहीं, सारा नहीं मिलता, किसी को भी सारा नहीं मिलता। लेकिन एक 40% का चंक आप अलग कर दीजिए, मतलब आप मान के चलते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जब मैं कहता हूं, तो 70 से 75% या 80% के बीच का हिस्सा वो मिलने वाला होता है।
तो अगर 40 का 70% भी मिलता है तो 28% से तो बीएसपी चुनाव की शुरुआत करेगी। इसके बाद जिन सीटों पर वो ओबीसी कैंडिडेट लाएगी उन सीटों पर उसको ओबीसी का भी समर्थन मिलेगा। जिन सीटों पर वो हाईकास्ट कैंडिडेट लड़ाएगी वहां पर हाईकास्ट का भी समर्थन मिलेगा। और कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं मुसलमान, या बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर एससी बहुत बड़ी संख्या में है, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बीएसपी और ओवैसी के गठबंधन की जो शुरुआत होगी वो 28% से शुरू होगा। तो जो चीज 28% से शुरू होने वाली है उस चीज को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है तो यह न केवल अखिलेश यादव के लिए बल्कि बीजेपी या यूं कह लें कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ी खतरे की घंटी होगा। अगर बात करें सपा की तो सपा के पास आज की तारीख में कोर वोट के नाम पर केवल यादव और मुसलमान है। बाकी वो अलग अलग सीटों पर जिस तरह के प्रत्याशी खड़े करते हैं उसके आधार पर उनको अतिरिक्त वोट मिलता है। अगर मुसलमानों का 70% यादवों से माफ कीजिए सपा से कट जाता है तो केवल यादव सपा के पास रह जाएंगे। और यादवों की आबादी उत्तर प्रदेश में 8-9% से ज्यादा नहीं है। तो उस स्थिति में सपा की शुरुआत ही होगी 12-13% से, यानी कि कुछ मुसलमान और बाकी यादव। तो सपा बहुत खराब स्थिति में जा सकती है। इसके बाद उनके पास वही एक चारा बचता है कि अलग अलग सीटों पर इस तरह के कैंडिडेट चुनाव लड़ाएं जहां पर वो सीट जीतने की स्थिति में हो। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। अगर इससे बीजेपी खुश हो रही है तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिल करके मायावती सपा को अगर कमजोर करेंगी तो बीजेपी को भी कमजोर करेंगी। बीजेपी को यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो केवल सपा को कमजोर करेंगे, क्योंकि जो नॉन जाटो एससी बीएसपी से टूटा था उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है और जो 50% से ज्यादा का हिस्सा है वो बीजेपी के पास आया था। और जब एससी को बीएसपी की सरकार बनती हुई दिखेगी तो वापस बीएसपी के पास जाएगा, तो वो वोट बैंक जो है बीजेपी से खिसक करके बीएसपी की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि बीजेपी का कुछ प्रतिशत गिरेगा। इसके बाद आ जाते हैं ओबीसी पर। ओबीसी का भी एक बड़ा वर्ग, खासतौर से वो वर्ग जो बीजेपी को पसंद नहीं करता और वो हर जाति में होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है, 30%, 40%, 50% तक होता है। वो भी ऐसी स्थिति में बीएसपी के मजबूत होने पर बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और कुछ वो वोटर जो बीजेपी की नीतियों से, उनके कामकाज से, उनकी योजनाओं से अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता है, वो भी खिसके। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है सरकार के खिलाफ। अब आ जाते हैं हाई कास्ट पे कि हाई कास्ट कहां जाएगा। तो हाई कास्ट में जो क्षत्रिय मतदाता है वो तो बीजेपी के साथ रहेगा, जो वैश्य मतदाता है वो भी साथ में रहेगा, जो कायस्थ है वो भी साथ में रहेगा, लेकिन जो ब्राह्मण है वो पूरी तरह से साथ में नहीं रहेगा। और उसका एक बड़ा कारण है कि एक नैरेटिव लगातार कई सालों से चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी है, और ब्राह्मण विरोधी का ये जो ठप्पा उनके ऊपर लगातार लगाने की कोशिश की जा रही है उसका कुछ न कुछ असर ब्राह्मणों पर हो रहा है। मैं अपने निजी अनुभव से इस बात को बता रहा हूं कि इसका असर हो रहा है। बहुत सारे ब्राह्मण जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो लगातार इस बात को बहुत वोकल होकर के बोलते हैं कि यह सरकार, वो मोदी को भी गाली देते हैं, वो योगी को भी गाली देते हैं, और उनका साफ कहना है कि बीजेपी की यह सरकार, यानी कि मोदी और योगी के कालखंड की सरकार, वो ब्राह्मण विरोधी है। अगर ब्राह्मण विरोध का
यह प्रचार लगातार चलता रहा तो आप तय मानिए कि बीएसपी की रणनीति में यदि ब्राह्मण सम्मिलित हो जाता है, यानी कि बीएसपी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट देती है, तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी से शिफ्ट होकर के बीएसपी की तरफ चला जाएगा। जब मैं बहुत बड़ा की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं लगभग 30, 35, 40% तक की। ये मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, जो बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला हुआ ब्राह्मण वोट है उसका 30, 35 या 40% वो बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी काफी कमजोर हो जाएगी और बीएसपी नेक टू नेक फाइट की स्थिति में आ जाएगी बीजेपी के साथ में। तो बीएसपी का ओवैसी के साथ गठबंधन न केवल अखिलेश के लिए बल्कि योगी के लिए भी खतरे की घंटी है। अब यह अखिलेश यादव को तय करना है कि ओवैसी को बीएसपी अपने साथ लेकर के जाए या अखिलेश यादव अपने साथ लेकर के आए। लेकिन इतना तय है कि दोनों में से किसी एक को अपने साथ लाना पड़ेगा। यदि दोनों ही नहीं लाते हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर बीएसपी ले जाती है ओवैसी को तो ये अखिलेश की राजनीति के अंत की शुरुआत हो सकती है। ये आप तय मान लीजिए। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।